हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में अति संभावित टॉप 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के टीसीएस के नए क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपको सारे नए जो टीसीएस के क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उन सभी को आपको हम एग्जाम से पहले आपको कवर करवा पाएं, है ना। तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके सपोर्ट करिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे और इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको अपना स्कोर भी चेक करना है, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और लास्ट तक आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कितना आपने इस 50 में से कितना नंबर स्कोर किया है। क्लियर है? तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा ताकि आपको अपना स्कोर भी पता चल पाए और बाकी और लोगों का स्कोर भी आपको पता चल पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी कि उन्होंने जो शब्द है इसके लिए किस जो हस्ती का यूज किया जा रहा है, किस व्यक्ति का यूज किया जा रहा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो ज्योतिबा फूले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये भी आप याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज एक सुधारवादी समाज था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पीड़ित वर्गों को शिक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवप्रयाग में भागीरथी देश से मिलती है। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से, सही जवाब रहेगा अलकनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। डिटेल कवर करें तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जो जिला है इसका एक कस्बा है और यह अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग या पंच संगम 5 संगम में से एक है। यह पंचप्रयाग यहाँ पर है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमनद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज आप सभी भी अपना राइट आंसर क्लिक करते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा नोटबुक में। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट में कमेंट करना है कि 50 में से कितना स्कोर आपका इसमें रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और अच्छा खासा आपका वीडियो देखने के साथ साथ टेस्ट भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से बी ऑप्शन कौटिल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। कौटिल्य मौर्य राजवंश के संस्थापक डॉक्टर गुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज और मीटर में देखिए 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का जो मैदान है ये अंडाकार होता है और बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच कहा जाता है। ये जो पिच है 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है। क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ियों की 2 विरोधी टीमें होती हैं। पिच के दोनों छोर पर 3 छड़ियों के 2 सेट लगाए जाते हैं जिन्हें विकेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। सही जवाब रहेगा आर्टिकल 22, यानी कि अनुच्छेद 22 आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण का प्रदान करता है और
यहाँ एक मौलिक अधिकार है जो अपराध करने के लिए गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को ये अधिकार मिलते हैं। गिरफ्तारी के आधार पर के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाना, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेना, स्व गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें गाइज। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल सीरीज की, वो सारी हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन रॉयल स्टडी को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथ ही गाइस वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर हमारी डेली क्लासेस चल रही है और एक भी क्लासेस मिस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम अब आपकी एग्जाम में बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका, सही जवाब रहेगा GST, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है ये GST है। देखिए GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर को बदल दिया है। वस्तु और सेवा अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। तो वस्तु और सेवा अधिनियम है ये GST। अप्रत्यक्ष कर की अगर अपन बात करें तो अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्थान पर लगाया जाने वाला कर है जो अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है, और यहाँ उन उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है जो ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के सामान्य उदाहरण की अगर अपन बात करें तो माल और सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सभी आते हैं अप्रत्यक्ष कर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, देश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा बचत, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और खर्च करने के लिए आयकर के लेखांकन के बाद उपलब्ध है। इसे प्रयोज्य व्यक्तिगत आय या शुद्ध वेतन के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना इस सूत्र से की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस, है ना, व्यक्तिगत आय माने व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये इसका सूत्र है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का उपयोग अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था में मांग का निर्धारण करने के लिए करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर देश के विविध रूप हैं। आपका सही जवाब रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न रूप है। ये सभी चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है, जबकि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर तब बनता है जब संक, रेत, मिट्टी महासागरों और झीलों के तल पर जमा हो जाते हैं और समय के साथ चट्टानों में बदल जाते हैं। संगमरमर तब बनता है जब चूना पत्थर उच्च ताप और दाब पाकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CV चंद्रशेखर को देश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही जवाब रहेगा भारतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। CV चंद्रशेखर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 में CV चंद्रशेखर को भारतनाट्यम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतनाट्यम देवदासी संस्कृति से जुड़ा था। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोलासा में नृत्य रूप का भी संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। चारक लाल लिटमस को पत्र को डेस्ट कर देता है, तो चारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? सही जवाब रहेगा नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चारक पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है जिसमें गोल छारी हो जाता है। लिटमस का मुख्य उपयोग यहाँ परीक्षण करना है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? सही जवाब आपका हो जाएगा प्रदूषण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदूषण हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। और आप भी अटेम्प्ट करते चलेगा, स्कोर नोट डाउन करते चलेगा, कितना स्कोर अभी तक हुआ है। लास्ट हम 50 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तब तक आपका स्कोर कितना रहेगा वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताते चलिएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें। देखिए यहाँ पर अगर अपन थोड़ी सी बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो प्रदूषण यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है। औद्योगिक विकास की कुछ हानियां इस प्रकार है, जैसे कि बाल श्रम हो गया, बाल श्रम के साथ साथ अनुचित वेतन, खराब जीवन स्थितियां, गरीबी, वायु और जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो ये प्रदूषण वाला ही ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रदूषण। औद्योगिक विपदाएं जैसे कि दुर्घटना व सुरक्षा की अवहेलना या अयोग्यता से घटित हो सकती है, इनमें जनधन की बहुत ही हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और काफी अच्छा खासा पैटर्न है, टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन से ये सभी आपको आपकी जो एग्जाम होगी हर शिफ्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछे जाए तो याद रखिएगा 22 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ने भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 2,96,626 मतों से हराया है। इसके अलावा सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों साथ ही राज्य विधायिका के सभी निर्वाचित जो सदस्य इनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, देश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी मानी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एकमात्र कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के संबंध में राज्यपाल से संवाद करते हैं। और भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास में ही होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। राज्यपाल अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? सही जवाब हो जाएगा मनोज पांडे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार मनोज पांडे ने संभाला है। जनरल मनोज पांडे ने 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जनरल मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर है जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी गई है। और जनरल मनोज पांडे ने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से पदभार संभाला है। क्लियर है। तो याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 से भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? सही जवाब आपका हो जाएगा भारतनाट्यम, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। देखिए अलरमेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप भारतनाट्यम में पंडालोर शैली के अग्रणी प्रतिपादक ये माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा मिल्खा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपका क्या राइट आंसर है आप सभी कमेंट में कमेंट करके चलते रहेगा और काउंट करते रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मिल्खा सिंह जो है इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे। वह भारतीय सेना में सेवा करते समय इस खेल से परिचित हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। और 1958-1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। साथ ही 1960 में रोम ओलंपिक में चौथा स्थान इन्होंने पाया था। मिल्खा सिंह को ये जो उपनाम दिया था फ्लाइंग सिख का, ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान से मिला था।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक है? सही जवाब आपका हो जाएगा बाणभट्ट, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी और हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी में के संस्कृत गद्य लेखक और कवि माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेकम एक देश त्योहार है। तो ये एक जैन त्योहार है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महामस्तकाभिषेकम एक जैन त्योहार है और यह हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है और श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है। तो यहीं पर यह मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? महामस्तकाभिषेकम का बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला अभिषेक इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वह भारतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी। 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया था और 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिली थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 को मद्रास प्रेसिडेंसी जो भारत में आती थी, ब्रिटिश भारत में, उसमें हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? और गाइज ये जो क्वेश्चन है ये आपका 100% बनेगा, क्योंकि ये जो मैटर है अभी थोड़ा सा जो है देखने को मिला था आपको न्यूज़पेपर में, या फिर ये चर्चा का विषय बना हुआ था, भारत बनाम इंडिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघ एक संघ था क्योंकि यह अविभाज्य था और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। देश के इस तथ्य के अलावा एक अभिन्न इकाई है। इसमें प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा यहाँ से दादा भाई नौरोजी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों ने सहयोग किया था। एसोसिएशन के पहले जो अध्यक्ष थे ये थे लॉर्ड लीवेडेन और बैठक कैप्टन हॉल वेस्टमिंस्टर में आयोजित की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सही जवाब रहेगा MS स्वामीनाथन ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था। MS स्वामीनाथन जो थे ये एक अनुवांशिकीविद थे और उन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1965 में। 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच में हुई थी और यहाँ तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जानी जाती है। इसकी शुरुआत भारत में 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 10 अंक होने चाहिए, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध 10 अंक होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवने कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी जो पवने होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से जो है ये बेसिकली उत्पन्न होती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.01 AMU या 14.01 G मोल
होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमक का एक लक्षण है? सही जवाब यहां से हो जाएगा बुखार, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से बुखार जो है ये जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। जीवाणु संक्रमण के कुछ लक्षण हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, एक तो बुखार हो गया, दूसरा सर दर्द, मतली या उल्टी या दस्त, थकान महसूस करना, आंख, गर्दन या कमर में सूजन, सूजी हुई ग्रंथियां बेसिकली होती हैं। तो ये जीवाणु संक्रमण के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? सही जवाब रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपने गुणों में क्षार धातुओं और हेलोजन की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन के कुछ गुण इस प्रकार है, जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान होता है। हाइड्रोजन और क्षार धातुएं दोनों हेलोजन के साथ मिलकर हेलाइड भी बनाती है और हाइड्रोजन एक कम करने वाले एजेंट के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है 618 ईस्वी में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के साथ एक संधि की थी। इस संधि के अनुसार नर्मदा नदी को चालुक्य साम्राज्य और हर्षवर्धन के बीच की सीमा के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब रहेगा 1982 में, 1982। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में हुआ था। ये खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत ने इससे पहले 1951 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 1982 में खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 57 पदक जीते थे। 1951 में भारत ने कुल 15 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, माइक्रो फाइनेंस एक देश सेवा है। तो सही जवाब आपका यहाँ से क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा ये जो मनाया जाता है ये बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप भी अटेम्प्ट करते रहेगा और नोट डाउन करते रहेगा कितना स्कोर अभी तक आपका हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल का। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सही जवाब रहेगा असम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिहू निम्नलिखित में से असम राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो असम यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो भारत में हरित क्रांति ने गेहूं के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि की थी। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय की जो योजना थी इसकी अवधि थी 2002 से 2007 के बीच में चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के डेस में हुई थी। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा फिरोज शाह कोटला में। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट पुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो यहाँ से सही जवाब आपका जो रहेगा ये रहेगा, देखिए पुरुषों के लिए जो वजन होता है ये होता है 7.26 किलोमीटर। क्लियर है। और महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस देखिए कांस्टेबल में जो आपका फिजिकल होता है इसी मापदंड के अनुसार होता है। शॉर्ट फुट ये जो वजन है पुरुषों का यही वजन रखा जाता है और महिलाओं के लिए इतना ही वजन इसमें रखा जाता है। तो ये एक तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फिजिकल की नॉलेज है थोड़ा बहुत भी तो आपको आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल डेस होता है। तो यूपीएससी के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये होता है यूपीएससी, और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुई तो उस तक इनके सदस्य का कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख देश के तहत किया गया है। तो ये किया गया है मूल कर्तव्यों के तहत। मूल कर्तव्यों यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डेढ़ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। सही जवाब यहां से हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से जो निजी क्षेत्र है ये भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। सही जवाब यहाँ से हो जाएगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन। हावड़ा मेट्रो स्टेशन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो है ये भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस 20 जून 2023 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। सही जवाब हो जाएगा अमित अग्रवाल ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 20 जून 2023 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी कि आधार वाला जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है ये अमित अग्रवाल ने किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई 60 फुट रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो बनाया है तजिंदर पाल सिंह तूर ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है। सही जवाब हो जाएगा यहां से एंटोनी गुटेरस। यहां से ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ला के सीईओ कौन है। सही जवाब हो जाएगा आपका टेस्ला के सीईओ वर्तमान में है एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टेस्ला के सीईओ जो है ये एलन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को जो कर देता है ये कर देता है यहाँ से आपको बताना है। तो ये देखिए गुलाबी बैगनी नीला, तो ये नीला कर देता है, नीला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा जून 2023 में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब क्या रहेगा जल्दी से कमेंट करिएगा। सही जवाब आपका रहेगा रवि सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जून 2023 में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। ऑप्शन सी के साथ में करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया। सही जवाब रहेगा गीता प्रेस गोरखपुर को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां से भी करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा किस जोड़ी ने बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब जीता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सात्विक कसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर लिए हैं। आई थिंक आप सभी ने भी अच्छे खासे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा और अच्छा खासा स्कोर आप सभी का रहा होगा। कितना स्कोर आपका रहा है 50 में से आउट ऑफ 50 कितना स्कोर रहा है आप हमें जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आपने इस वीडियो में किया है। साथ ही अगर आपका अच्छा खासा स्कोर रहा
कम स्कोर रहा तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हम डेली बेसिस पर इस चैनल पर वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, डेली क्लासेस हमारी चल रही है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी आप कहेंगे तो उसके लिए भी हम डेली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपको एग्जाम से पहले इस तरह के डिटेल्ड सारे क्वेश्चंस कवर करवा पाएं, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो पाए। और ये सारे क्वेश्चंस TCS के नए पैटर्न के नई एग्जाम जो ये उनमें ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, GK GS और करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे कि डेमो टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आपका लिए है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और ऑप्शंस आपको 4 मिले हुए हैं। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। कल वाला जो क्वेश्चन था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम वाला, उसका राइट आंसर हमने आपको बता दिया था कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। क्लियर है? साथ ही इस वीडियो को लाइक आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम आपको सटीक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बता पाएँ। जो भी अपडेट रहता है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड सबसे पहले इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।